स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म को जिसे देखने के बाद आप एनिमल और किल मूवी को पूरी तरह से भूल जाएंगे। उस फिल्म का नाम है मार्को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है विक्टर और वसीम से। दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मालूम चलता है कि विक्टर देख नहीं सकता है और वो लोग फाइटिंग देखने के लिए क्लब में आए हुए थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और विक्टर ने तो पैसे भी लगाए थे। यहाँ पर वो बहुत इंजॉय करते हैं और थोड़ी देर के बाद जब विक्टर और वसीम अपने घर जाने लगते हैं और जब वो एक फैक्ट्री के बाहर पहुंचते हैं तो अचानक से यहाँ वसीम के ऊपर हमला हो जाता है और उसे बुरी तरह से मार दिया जाता है। जिस आदमी ने वसीम को मारा था विक्टर ने उसे पूरी तरह से महसूस कर लिया था, उसके चेहरे को पढ़ लिया था और उसके परफ्यूम को भी सूंघ लिया था। ये सारी बातें विक्टर से पुलिस वाला पूछ रहा था और विक्टर ने ये सारी बातें पुलिस वालों को बता दिया था कि अगर वो आदमी मेरे सामने आया तो मैं उसे झट से पहचान लूंगा। विक्टर इन सब चीजों में बहुत तेज है, वो लोगों को पहचानने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। जिसके बाद हम वसीम के फ्यूनरल के सीन को देख पाते हैं जहां पर कि बहुत सारे लोग आए हुए थे और हम यहाँ पर विक्टर को भी देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास था। तभी यहाँ पर रसल नाम के आदमी की एंट्री होती है और मालूम चलता है कि रसल ने ही वसीम को मारा था। जब यह रसल विक्टर के बाजू से होकर निकला तो यहाँ पर विक्टर ने सुगंध महसूस की और उसे पता लगा कि ये तो वही बंदा है जिसने वसीम को मारा था। वो तुरंत ही बाहर आया और वो अपनी गर्लफ्रेंड ईसा को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि रसल उसके पास पहुंच चुका था और वो उसे अपने अड्डे पर उठाकर लेकर चला गया था। यहाँ रसल विक्टर से कहता है कि मैंने तो तुझे बहुत ही मामूली आदमी समझा था, मैंने सोचा तेरी आंखें नहीं होंगी तो तू हमें नहीं पहचान पाएगा, लेकिन तू तो बहुत ज्यादा चालाक है। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से वसीम को मारा था ना उससे भी बुरी मौत अब मैं तुझे देने वाला हूँ। तो रसल यहाँ पर विक्टर को एक बहुत ही बुरी मौत देता है। वो उसे एसिड के टैंक में फेंक देता है जिसकी वीडियो भी एक बंदा बना रहा था। लेकिन तभी इन सब के बारे में यहाँ रसल के पिता टोनी को मालूम चलता है। टोनी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और उसे मालूम चला कि उन लोगों ने विक्टर को बुरी तरह से मार दिया है। तो टोनी यहाँ अपने बेटे रसल से कहता है कि तुमने जिसको मारा है ना वो मार्को और जॉर्ज का भाई है। अगर उन्हें ये बात मालूम चली कि उसे हम लोगों ने मारा है तो वो लोग हमारे पूरे के पूरे वंश को मिटा देंगे। अब तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, तुम्हें विक्टर की बॉडी को इस तरह से ठिकाने लगाना है कि उन्हें नामो निशान ना मिले। लेकिन यहाँ पर पुलिस को विक्टर की बॉडी मिल जाती है जिसे पूरी तरह से एसिड में जला तो दिया गया था, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट बच गया था जो कि पुलिस को पता लग जाता है। जब उसका पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक वालों के पास उसकी बॉडी भेजी जाती है तो मालूम चलता है कि उस आदमी को एसिड से जलाकर मारा गया है और उसकी पहचान भी हो चुकी थी जिसका नाम विक्टर है। और विक्टर के बड़े भाई जॉर्ज को जब ये बात मालूम चली तो उन्हें तो एक सदमा सा लग चुका था। यहाँ हमें मालूम चलता है कि जॉर्ज टोनी से भी बड़ा गैंगस्टर है, टोनी तो उसके नीचे ही काम करता है। जॉर्ज का एक भाई और है जिसका नाम मार्को है, लेकिन मार्को को अभी वो ये सारी बातें नहीं बताना चाहता है। जॉर्ज और मार्को को मिलाकर वो 4 भाई बहन है। उनकी एक बहन है जिसका नाम नैन्सी है और नैन्सी और जॉर्ज की शादी भी हो चुकी है जिनके कुछ बच्चे भी हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे मार्को अंकल के बारे में कि मार्को अंकल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर उन्हें इन सब के बारे में मालूम चला ना तो वो हमेशा की तरह सभी को मार डालेंगे क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। अब एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां एक गुंडा जॉर्ज के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम्हारा भाई किडनैप कर लिया गया है, अगर 4 करोड़ रुपए लेकर तुम आ जाते हो तो हम तुम्हारे भाई को छोड़ देंगे। ये देखकर जॉर्ज डर जाता है और वो अपने भाई विक्टर को ढूंढने लगता है क्योंकि उसे मालूम है कि किडनैप तो विक्टर ही हुआ होगा। लेकिन जब उसे मालूम चला कि किडनैप मार्को हुआ है तो वो और भी ज्यादा टेंशन में चला जाता है क्योंकि अब सामने वालों का क्या होगा यही वो सोच रहा था। जिसके बाद हम मार्को को देखते हैं जिसे कुछ लोगों ने बंदी बनाकर रखा था
लेकिन मार्को यहाँ पर उन्हें इतने ब्रूटल तरीके से मारता है कि अगर वो मैं सीन दिखा दूं तो वो सारे सीन सेंसर में अटक जाएंगे। अब आगे हमें एक बात और मालूम चलती है कि मार्को जो है वो दरअसल में इनका सगा भाई नहीं है बल्कि सौतेला भाई है। जॉर्ज के पिता ने उसे गोद लेकर आए थे और जॉर्ज की बहन नैन्सी चाहती है कि उनकी जमीन का बंटवारा हो जाए जिसके 3 हिस्से हों, क्योंकि मार्को को तो कुछ भी नहीं मिलने वाला क्योंकि वो सौतेला है। लेकिन विक्टर कहता है कि मुझे जमीन हमें नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मार्को के साथ रहना है क्योंकि मार्को ही मेरी संपत्ति है। विक्टर मार्को को बहुत मानता था और मार्को भी विक्टर को बहुत ज्यादा मानता था। दोनों भले ही सौतेले भाई थे लेकिन अगर कोई सगे भाई भी होते ना तो उनकी तरह भाई नहीं हो पाते। तो अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहां पर कि हम जॉर्ज को चर्च में देख पाते हैं जहां पर कि वो उसे श्रद्धांजलि दे रहा होता है। यहाँ पर टॉनी और रसल भी आए हुए थे और फिर थोड़ी देर के बाद ही एंट्री होती है मार्को की। मार्को यहाँ पर पहुंचा और डायरेक्ट वो बोलने लगा कि वो अपने भाई विक्टर का बदला लेकर जरूर रहेगा। जिसने भी उसे मारा है मैं उसे जान से मार दूंगा। जॉर्ज यहाँ मार्को को समझाने की कोशिश करता है कि हमें थोड़े ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। ये काम किसने किया है हमें नहीं मालूम है और अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया है कि उसे किस तरह से मारा गया है। ये भी हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ हो। जिसके बाद मार्को अपने भाई विक्टर की यादों को याद करने लगता है जब वो दोनों साथ में रहा करते थे और बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे। यहाँ विक्टर मार्को के साथ ही सबसे ज्यादा खुश रहा करता था और मार्को भी उसी के साथ। मार्को की एक गर्लफ्रेंड भी थी और तो वहीं विक्टर की भी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि अभी भी उसी से प्यार करती है। भले ही वो अंधा था लेकिन ईसा विक्टर से बहुत ज्यादा प्यार अभी भी करती है। जिसके बाद जॉर्ज एक मीटिंग करता है। इस मीटिंग में टॉनी, रसल और बाकी सारे गुंडे भी आए हुए थे। उन्हें ये डिसाइड करना था कि अब आगे क्या करना है। टॉनी कहता है कि हमें सब कुछ भूल भाल कर आगे काम करना चाहिए क्योंकि अगर हम इसी में लगे रहे तो हमारा धंधा मंदा हो सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर मार्को आता है और वो कहता है कि हमारे भाई की जान गई है और हम उसका बदला लेकर जरूर रहेंगे चाहे जो भी हो जाए। धंधा कितना भी मंदा होता रहे लेकिन बदला तो बदला होता है। जिसके बाद हम इंस्पेक्टर सत्यम को देखते हैं जो कि विक्टर की मर्डर मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि आखिर उसे किसने मारा होगा। वो उस फैक्ट्री के बाहर जाकर भी पता करता है लेकिन कुछ भी नहीं पता चलता है। तो भाई टॉनी को एक बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी कि जॉर्ज और मार्को इस तरह से तो नहीं बैठने वाले। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपना भाई का बदला लेने के लिए और वो ये पता कर रहेंगे कि आखिर विक्टर को मारा किसने था। टॉनी को जॉर्ज के बारे में भी मालूम है कि जब उसे किसी के ऊपर शक होता है ना तो वो 2 बार नहीं सोचता बल्कि वो उन्हें जान से मार देता है। अब एक दिन इंस्पेक्टर सत्यम मार्को से मिलने के लिए आता है और यहाँ इंस्पेक्टर सत्यम यहाँ मार्को को सब कुछ बता देता है कि विक्टर को किस तरह से मारा गया है। जब वो उसे बताता है कि विक्टर को एसिड से जलाकर मारा गया है तो ये देखने के बाद मार्को का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। अब उसे विक्टर के कातिल के बारे में पता करना है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉर्ज का बहुत सारा सोना विदेश से आने वाला था जो कि एक पोर्ट पर आने वाला था। लेकिन टॉनी के हाथ में बहुत कुछ था। उसने वहाँ कैप्टन से बात कर ली और सारे सोने को अपने पास रख लिया और वहाँ जॉर्ज को बता दिया कि उसका पूरा सोना पकड़ा गया है। ये सुनकर जॉर्ज का भी दिमाग खराब हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैप्टन से हमारी बात है तो फिर सोना पकड़ा कैसे जा सकता है। जॉर्ज को भी धीरे धीरे कुछ चीजें समझ में आ रही थी कि कोई अंदर का ही आदमी है जो कि मिला हुआ है। ये चीज टॉनी ने भी महसूस कर ली थी। टॉनी को ये बात भी मालूम है कि अगर जॉर्ज ने पता करने की कोशिश की कि इन सब के पीछे कौन है तो हमारा नाम सामने जरूर आ जाएगा। इसलिए टॉनी चाहता है कि जॉर्ज को मार दिया जाए। इसलिए देवराज नाम का एक आदमी जॉर्ज को मारने के लिए कार में पहुंच जाता है। वो उससे बात करता है और उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। किस्मत खराब थी कि जॉर्ज बच गया। थोड़ी देर के बाद ही मार्को भी हॉस्पिटल में आ जाता है और अब मार्को को भी बहुत अच्छे से मालूम चल चुका था कि ये कोई बाहर लोगों का काम नहीं है बल्कि कोई अंदर के ही लोग हैं। जबकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये किसी
बाहर वाली गैंग का काम है। तो वहीं टॉनी भी एक चाल चलता है और वो मार्को को बता देता है कि ये काम देवराज का है और हमने देवराज के पीछे भी लोगों को लगा दिया है, हम उसे जल्द से जल्द मार डालेंगे। तो वहीं टॉनी भी देवराज को बाहर भेज देता है, जिसके बाद हम इंस्पेक्टर सत्यम के पास राज नाम के एक रिपोर्टर को देख पाते हैं। राज दरअसल में यहाँ पर इंस्पेक्टर सत्यम को कुछ चीजें बताने वाला है, क्योंकि उसके पास एविडेंस है। उसके पास फैक्ट्री की वो क्लिप है जब यहाँ वसीम को मारा गया था। उस क्लिप में क्लियर दिखाया गया था कि रसल ने ही वसीम को मारा था और वहीं पर विक्टर भी मौजूद था। ये क्लिप तुरंत ही इंस्पेक्टर सत्यम डीसीपी को बताने के लिए जाता है, लेकिन डीसीपी तो खुद टॉनी के साथ मिला हुआ है। वो सब कुछ टॉनी को बता देता है और उस क्लिप को भी अपने पास रख लेता है। तो जब टॉनी को ये बात मालूम चली तो टॉनी फिर से सबूत मिटाने में लग जाता है। वो रिपोर्टर राज को जान से मरवा देता है, लेकिन आगे हमें मालूम चलता है कि इंस्पेक्टर सत्यम ने एक क्लिप अपने पास भी रख ली थी। वो क्लिप वो जाकर जॉर्ज को बता देता है। जॉर्ज को जब ये बात मालूम चली तो वो समझ गया था कि इन सब के पीछे टॉनी का हाथ है और अब वो जल्द से जल्द मार्को को बताना चाहता है और उसे सतर्क करना चाहता है। तो वहीं हम मार्को को देखते हैं जो कि देवराज को ढूंढने के लिए जा रहे थे और उसके साथ रसल भी मौजूद था। जॉर्ज तुरंत ही मार्को के पास कॉल करता है, लेकिन तब तक थोड़ी देर